हेलो गाइस, फेसबुक मीडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद दानिश रिजवी, जो इंडिया न्यूज़ के पत्रकार हैं। हम उनसे इलेक्शन के बारे में, यूपी चुनाव के बारे में, वर्तमान परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव बृहस्पतिवार को होना है, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और तीनों चरण के चुनाव को आप संक्षेप में बताएं। तीसरे चरण का चुनाव फिलहाल मुकम्मल हो चुका है। चौथे चरण का इलेक्शन कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल होने वाला है। लेकिन मैं पहले चरण की बात करूंगा। जी। पहले चरण में आप देखेंगे कि आरएलडी और सपा के दरमियान काफ़ी मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। अगर आप पूछेंगे कि बीजेपी क्यों नहीं है, बीएसपी क्यों नहीं है, तो मैं बीजेपी के बारे में बताऊंगा कि बीजेपी 2014 में एक ज़बरदस्त जनाधार उनको मिला था और वहाँ पर जाट और सभी तबके के लोगों ने खुलकर वोट दिया था। लेकिन उनकी जो उनकी मांग थी वो पूरी ना होने की वजह से आप जानते हैं कि हरियाणा में किस तरीके से वहाँ पर आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से नुकसान हुआ। उसका खामियाजा जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और पहले इसलिए मैं कहता हूँ, मजबूती के साथ मैं कह सकता हूँ कि आरएलडी वहाँ पर मजबूत पार्टी उभर कर सामने आ सकती है और दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है सपा और कांग्रेस का गठबंधन। और अगर मैं दूसरे चरण की बात करता हूँ तो दूसरे चरण में वहाँ मामला थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण में आप देखेंगे कि वहाँ पर सपा कांग्रेस गठबंधन और प्लस ये बीएसपी वहाँ पर ज़्यादा मजबूती से लड़ रही है। और मैं वहाँ पर जो वहाँ की मेन सीट के बारे में आपको कुछ बता दूँ कि रामपुर के जहाँ से लड़ते हैं उनके कैबिनेट मंत्री आजम खान जहाँ से लड़ते हैं वहाँ पर हमेशा कद्दावर नेता है, एक बड़े नेता हैं और वो हमेशा माने जाते हैं क्योंकि सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है कि वो हमेशा वो जीतेंगे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग लग रहा है और वहीं पर उनके बस उनके लिए एक थोड़ा सा संतोषजनक बात एक है कि एक उम्मीद की किरण एक जगह है कि स्वार से जहाँ से उनके बेटे लड़ रहे हैं वहाँ पर अच्छी उनकी स्थिति मजबूत लग रही है। ये हमारा लेकिन हम सीट को लेकर कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि सीट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सीट को ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। हम सीट की बात करेंगे 7वें चरण के बाद। तीसरे चरण का चुनाव थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं। तीसरे चरण की हम बात करें तो तीसरे चरण में जहां पर आरएलडी सपा कांग्रेस और बीएसपी आगे दिख रही थी, वहां पर तीसरे चरण में मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मन लग रहा है। काफी वहां पर वोट का ध्रुवीकरण मेघा से ज्यादा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके हरदोई में और फतेहपुर में जिस तरीके रैली में अब उन्होंने बात की, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच के दरमियान की बात की कि शासन जो है वो बायस्ड होकर शासन करता है प्रशासन, तो उसका कहीं ना कहीं असर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि तीसरे चरण में आप देखेंगे कि सैफई और इटावा में जब हमारी टीम के मुखिया सईद सरकार मेहदी के नेतृत्व में टीम के वहाँ पर मुआयना करने पहुंची वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि खुल के सामने वहाँ के लोगों ने कहा कि मैं सपा को वोट करता हूँ। कानपुर में जब हमारी टीम पहुंची तो कानपुर में लोगों ने कहा कि मैं बीएसपी को और क्या नाम है सपा को, कांग्रेस को मैं करूँगा। लेकिन वहीं पर जब हम लखनऊ पहुंचे तीसरे चरण के, लखनऊ बहुत ही लखनऊ में हमने सुना है कि शिया धर्मगुरु मौलाना कुलजवार साहब खुले मंच से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुसलमान को, खासकर शिया लोगों को बसपा की तरफ मायल कर रहे हैं, बसपा की तरफ कर रहे हैं वोट देने के लिए। इसको कैसे? शिया धर्मगुरु मौलाना कलमत जवाद और सुन्नी धर्मगुरु मौलाना अशरफ किचौची, मौलाना अंसार रजा, जहीर नवाज और बुखारी साहब इलेक्शन से पहले चरण के इलेक्शन के एक दिन पहले जिस तरीके से खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि सपा ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात की थी, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस में भर्ती के लिए उन्होंने बात की थी, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मुसलमानों की और भी बहुत से काम के लिए उन्होंने बात की थी, ज़्यादा कुछ नहीं काम किया। और सबसे बड़ा मसला जो मुसलमानों के लिए उभरा वो मुजफ्फरनगर का दंगा और फैजाबाद का दंगा और बहुत से छोटे बड़े दंगे ऐसे बहुत से हुए जो मुसलमानों को बहुत अंदर से बहुत पीड़ित करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बहुत ही अपने आप को आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी सपा को भुगतना पड़ सकता है और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी भुगतना, क्योंकि कांग्रेस अलायंस की पार्टी है। तो दोनों को। और जहाँ तक लखनऊ की बात है, लखनऊ में जब मैंने कैसरबाग और लखनऊ पश्चिम में बात की तो वहाँ पर लोग खुल के बीएसपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप कैंट की बात करेंगे, सरोजनी नगर की बात करेंगे, सरोजनी नगर की यूथ स्पेशली यूथ, खासतौर से उनके यूथ की जब मैंने बात की तो वहाँ पर बीजेपी का जनाधार मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश सरकार ने अपने मेट्रो परियोजना और रिवर फ्रंट परियोजना और तमाम ऐसे काम किए जो इतिहास में पहली बार लखनऊ दिखाई पड़े थे, उसका क्या असर पड़ा? बड़ा इंटरेस्टिंग मामला वहाँ पर जो हमने लोगों से पूछा, वहाँ पर यूथ से स्पेशली से पूछा कि अखिलेश सरकार ने आपको यहाँ पर लखनऊ में मेट्रो के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और सबसे कम समय में रिवर फ्रंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं, अस्पताल का काम किया है।
तो वहाँ के यूथ कहने लगे कि उन्होंने किया है तो उसकी मोदी साहब की उन्होंने कॉपी की है। रिवर फ्रंट की बात करते हैं तो आप मोदी साहब की कॉपी की है, और अगर आप सड़कों की बात कर रहे हैं तो ये अटल बिहारी साहब के ज़माने में बनी थी। आप देखेंगे कि बीजेपी का नाम नहीं कोई लेता है, मोदी का नाम आगे कर रहा है, क्योंकि जानता है कि फेस जो है मोदी है। क्योंकि मोदी इस वक्त अभी भी अगर आप देखेंगे उनकी लहर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, अगर वो जनता में देखेंगे। तो नोटबंदी का असर कैसे आप देख रहे हैं? नोटबंदी का असर आप देखेंगे इलेक्शन में यूपी के नोटबंदी का असर आप देखेंगे तो पहले फेज और सेकंड फेज में कुछ ज़्यादा दिख रहा था। थर्ड फेज में नोटबंदी का कोई दूर दूर तक असर नहीं दिखा। नोटबंदी कोई असर नहीं, तीसरे फेज में कोई असर नहीं दिखा। और उसकी मेरे ख्याल से उसकी वजह है कि पहले और दूसरे चरण में वहाँ पर कल कारखाने ज़्यादा थे और उसका असर नोटबंदी का पड़ा, इसलिए वहाँ पर नोटबंदी का जब मैं वहाँ की हमारी टीम ने तस्करा किया तो वहाँ पता चला कि नोटबंदी का असर है। बृहस्पतिवार को चौथे चरण का चुनाव होने वाला, उस पर भी नोटबंदी का असर कुछ हो सकता है कि नहीं? अभी हमारी टीम वहाँ पर पूरी तरीके से उनके जो रिसर्च की जो हमारी टीम है वो अभी तक उन्होंने पूरा अपना डाटा हमको दिया नहीं है, लेकिन फिलहाल जो डाटा हमारे पास इस वक्त मौजूद है उनके मुताबिक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ सीटों पर वहाँ पर सपा और बसपा मजबूत से लड़ सकती है। इलाहाबाद जैसे हो गया आपका क्या अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, रायबरेली, इन क्षेत्रों में सपा बसपा कांग्रेस मजबूती से लड़ सकती है। बुंदेलखंड की हम आप बात करें, बुंदेलखंड के 7 सीटें तकरीबन है, वहाँ पर अच्छे खासे से बीजेपी भी लड़ सकती है।